हाय, वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। आज हम सीरियसली इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो चैनल पर न्यू हैं उन्हें बता देते हैं कि अब तक हमने चैनल पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके एग्जाम के। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे आप जाकर वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। सियाचिन, नुब्रा वैली रीजन। दैट्स ट्रू, सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है, इसका आपको पता ही होगा, काराकोरम रेंज में है एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। और सेकंड क्या है? कुमाऊं गढ़वाल रीजन एंड दिस ग्लेशियर। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई कुमाऊं गढ़वाल रीजन से है क्या जो ये लेक्चर देख रहा है? अगर है तो आप प्लीज एक बार कंफर्म कर देना कि ये ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल रीजन में मिलता है या नहीं। क्योंकि देखो इसका आंसर तो ऑप्शन बी है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बट बहुत सारे कोचिंग के आंसर कीज में ना अलग अलग आंसर्स दिए हैं इसके। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल तो आपसे यही कहता है कि कुमाऊं गढ़वाल रीजन में ये ग्लेशियर है, बट बहुत फेमस ग्लेशियर नहीं है। तो अगर आप कुमाऊं गढ़वाल से हो आप बता देना है कि नहीं, लेकिन इसका आंसर है 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर नेपाल में तो बिल्कुल नहीं है, ये है सिक्किम में। कंचनजंगा माउंटेन के बेस के अराउंड ये ग्लेशियर है एंड दिस इज इन सिक्किम, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में। एंड दिस ग्लेशियर काशीरब्रह्म ग्लेशियर पीर पांजाल रेंज में नहीं है, ये काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब तक याद आपने कर ही लिए होंगे सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज। अगर नहीं याद किए तो प्लीज जाकर पढ़ लेना। और कुंभ मेला एंड गंगा से रिलेटेड मैंने आपको कहा था पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द बराक रिवर, द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना, राइजेस इन द हिल्स ऑफ मेघालय। नहीं, ये मेघालय में नहीं है, इसका आंसर है मणिपुर। मतलब ये मणिपुर के हिल से ऑरिजिनेट करती है बराक रिवर। बराक रिवर के बारे में आप एक बात और बताओ कि बराक रिवर, इंडिया में तो बराक रिवर है, ठीक है, इंडिया से ये बांग्लादेश से आती है और बांग्लादेश से आकर ये बाइफर्केट हो जाती है दो अलग अलग रिवर्स में, और देन फिर ये मेघना रिवर के फॉर्म में आगे बढ़ती है। आप मुझे बताओ कि ये बराक रिवर इंडिया में किस स्टेट से होकर गुजरती है और कहां पर इसका ऑरिजिन है, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि देखो एग्जाम में आपसे ये रिवर पूछा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा है तो आप देख लेना। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है? द घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। दैट्स वेरी ट्रू। ये रिवर आपके शिवालिक हिल से आती है, दैट इज हिमाचल प्रदेश से। और ये रिवर राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, हाँ, तीन जगहों पे ये है। शिवालिक हिल्स से ऑरिजिनेट होती है, शिवालिक हिल्स। शिवालिक की स्पेलिंग कुछ लोग यहाँ पे वी भी लिखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है एंड उसके बाद ये हरियाणा, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। इसको डेड रिवर भी कहते हैं। डेड रिवर क्यों कहते हैं बताओ आप? डेड रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बारिश, मॉनसून फेड सॉर्ट ऑफ रिवर है। बारिश का जब मौसम होता है ना तो उसका पानी इस रिवर में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। घाघर हाकर रिवर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये वाला तो करेक्ट है। थार डेजर्ट में इट गेट्स लॉस्ट इन द राजस्थान और ये सी में ड्रेन नहीं होती है, दिस इज वेरी ट्रू, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? पुदिमानी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। हाँ ये सही है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, जब मैंने आपको बोला कि रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अब तक तो आपने 100% पढ़ ली होगी और आपको याद होगा, आई एम श्योर। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिवर की ट्रिब्यूटरी आपसे इसी एग्जाम में पूछा है। Which peninsular river has a tributary named Kabini? बताओ, पेनिनसुलर रिवर का है और ट्रिब्यूटरी बोला है कि काबिनी किस रिवर की है, दैट इज कावेरी। तो इसका आंसर क्या था? मेघालय वाला रॉन्ग था, फर्स्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट ये 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी 1 and 2। Which of the following Ramsar wetland sites is not situated? ओके, ये डायग्राम्स किस लिए हैं? मैंने ये डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अटैच करे थे। वेट,
ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में रिप्रेजेंट करता हुआ डायग्राम है। वेट वेट वेट, नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर से काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, यूपीएससी पूछती रहती है। मैंने और भी एग्जाम्स में देखा, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन एक बार नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रिसेंटली, शायद 2020 और 18 कुछ ऐसे करके था, बट प्रीलिम्स में भी पूछा था। तो सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछती रहती है। ये मैंने आपको मैप पे सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे लोकेट करके आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एट द पार्ट ऑफ गंगा बेसिन? जल्दी से बता दो इसका आंसर। गंगा बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स हैं? एक्स 1 2 एंड 3, ये सारे स्टेट्स हैं। आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके वेट वेट, ये वाला इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Which of the following Ramsar wetland sites is not situated in any of the union territories of India? Ramsar wetland sites सारे तो आप याद नहीं कर सकते, पर जो भी न्यूली एडेड होते हैं और जो भी बहुत फेमस से वेटलैंड साइट्स है, रामसर वेटलैंड साइट्स, वो सारे याद कर लेना प्लीज। और इससे रिलेटेड याद कर लेना। और मुझे रामसर वेटलैंड साइट के साथ वर्ल्ड हेरिटेज WHO के साइट्स भी याद आ जाते हैं, तो मैं वो सोच रही थी। ठीक है, कम से कम आप ये तो याद कर लेना, ज्योग्राफी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। पूछा गया आपसे यूडी के बारे में। अच्छा वेट, रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूटीज। बताओ ये लेक कहाँ है, पहले आप बताओ। ये तो लद्दाख में है, मुझे याद है। और ये लेक कहाँ है? JNK में। एंड ये वाला लेक कहाँ है बताओ? ये भी आपके JNK में ही है। और ये जितने भी आपके यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज और जो भी ये सारे ऑप्शंस में रामसर वेटलैंड साइट्स बताए गए हैं ना, मोस्टली ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। होगेरा वेटलैंड भी फेमस है, और ये लेक। अच्छा एक बात बताओ, ये ये लेक और ये लेक मतलब ये वेटलैंड दोनों माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ पे तो बर्ड सेंचुरी लिखी भी है, और ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे भी बहुत है। लेकिन वूलर लेक आपको पता होगा, 100% पता होगा आपको कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और साउथ एशिया में भी इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट। आई अरे हाँ, साउथ एशिया में इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट है, आप बताना। इंडिया में तो लार्जेस्ट है, ये मुझे याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? इसका आंसर बताओ। वुलर लेक साउथ एशिया में भी लार्जेस्ट ही है, जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? लेट मी क्लियर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? बताओ। धौलागिरी इंडिया में है क्या? नेपाल का है, एंटायरली इन नेपाल। नेक्स्ट, नामचा बारवा बहुत ही फेमस है। दैट इज इन आवर ईस्टर्न हिमालयस, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में ये पीक है हमारी। तो क्या पूछा है आपसे कि इंडिया में कौन कौन सी पीक्स है? नामचा बारवा इंडिया में है। कामेत हमारे गढ़वाल रीजन में, गढ़वाल रीजन की सेकंड हाईएस्ट पीक है ना कामेत। गढ़वाल रीजन से 2 क्वेश्चन मिल गए इस प्रीवियस ईयर में हमें, जो कि रिसेंटली हमारे सीडीएस का एग्जाम था, उसका पेपर है। हाँ, तो धौलागिरी नेपाल में थी, एंड मकालू तिब्बत में है। ये तिब्बत में है, नेपाल चाइना बॉर्डर पे। आपसे पूछा है इंडिया के पीक्स, तो दैट इज 2 एंड 3। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है, और कामेत गढ़वाल में। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। नामचा बारवा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, वो आप मुझे बताना कि क्या है। और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बताना भूल गई थी, मुझे याद है। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। मैंने आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए थे, जो आंसर है उस ऑप्शन के अलावा मैंने ये आपको बता दिया था कि होकेरा वेटलैंड कहाँ है, ये लेक कहाँ है, लद्दाख में JNK, और ये भी JNK, और वुलर लेक भी JNK था, ये भी JNK था, और ये लद्दाख था। और आपसे पूछा था कि यूनियन टेरिटरी में कौन सा नहीं है, तो दैट्स ऑप्शन बी, ये तमिलनाडु में है। एंड अगेन ये भी बर्ड सेंचुरी से ही रिलेटेड है। तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, मतलब क्वेश्चंस बता दिए। अब नेक्स्ट, एज पर
India State of Forest Report 2021, which one of the following states is not among the top 3 with reference to maximum area under forest? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में आपसे पूछा। अब आप सोचोगे कि 2024 में 2021 का क्वेश्चन क्यों पूछा। ठीक है, पहले इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों पूछा। इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का आपसे एग्जाम में इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। मतलब हर 2 साल में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दैट मीन्स FSI ये रिपोर्ट रिलीज करती है हर 2 साल में एक बार, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और मिनिस्ट्री क्या आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस रिपोर्ट से रिलेटेड। पहले आप ये अच्छे से समझ गए कि हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तीनों पॉइंट्स आप समझ गए इससे रिलेटेड। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो रिपोर्ट आई थी ना 2021 के बाद 2023 में आई थी, और मतलब 2023 की रिपोर्ट थी पर ये आई थी दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी। एंड दैट्स द रीजन कि आपके एग्जाम में, जब आपका एग्जाम हुआ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का बना होगा, तब 2021 की रिपोर्ट थी, तो वहां से क्वेश्चन पूछा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी जो रिपोर्ट हमारे मतलब पास है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, यही 3 स्टेट्स हैं जिनकी मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट है। और इनका भी ऑर्डर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर है मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, देन अरुणाचल है एंड देन छत्तीसगढ़ है। वेट, मध्य प्रदेश फर्स्ट, देन अरुणाचल एंड देन छत्तीसगढ़। ये 2023 की रिपोर्ट का है। तो अगर आपको 2021 का भी आपने याद रखा था तो वो भी 2023 में भी चेंज नहीं हुआ है। मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये जो क्वेश्चन है, जो रिपोर्ट है 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसकी जो PIB का आर्टिकल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। आप प्लीज उसको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा, बट कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि किस स्टेट में ज्यादा इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर या कहाँ पर एरिया वाइज ज्यादा है। अलग अलग पॉइंट्स है रिपोर्ट के, तो वो आप एक बार पक्का से प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यही सारे कवर करती है कि कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, मैनग्रोव कवर एंड एरिया कहाँ इंक्रीज हुआ क्या नहीं, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Bajra is predominantly grown in states like Rajasthan, Uttar Pradesh and Gujarat, while ragi is mainly cultivated in Karnataka and Tamil Nadu. Bajra grows well in sandy and shallow black soils, whereas red and shallow black soil is suited for ragi. With regard to the statements given above, which of the following is correct? आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसमें कहा क्या है कि बाजरा किन स्टेट्स में, बाजरा और रागी किन किन स्टेट्स में कल्टीवेट होते हैं, मोस्टली यही है। और सेकंड में एक्सप्लेन किया है कि क्या जोग्राफिकल कंडीशन और सॉइल के कंडीशंस जो भी रिक्वायर्ड है, तो वही एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISRO in its studies has revealed that there is a 178% increase in the size of the Gepang Ghat glacial lake. In which of the following states or UTs is this located? Is this lake located? Gepang Ghat glacial lake कहाँ located है? बस इतना से बताना है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो होगा हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है गेपांग घाट ग्लेशियर लेक। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ISRO की स्टडीज हैज रिवील्ड दैट देयर इज अ 178% इंक्रीज इन द साइज ऑफ द गेपांग घाट ग्लेशियर लेक, यानी लेक का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? जनरली ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, यही रीजन होता है। और ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, इसका भी क्या है कि रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स, थिनिंग ऑफ ग्लेशियर्स, retreating of glaciers, thinning of glaciers, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे, थिन हो रहे, मतलब वही मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब यही है। और परमाफ्रॉस्ट थॉइंग, ये भी एक रीजन होता है।
इसका क्या मतलब होता है? वही सॉइल पर जो आइस जमी होती है वो जब मेल्ट होने लगती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि वीकनिंग ऑफ मोरेन्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस डैम्स, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज पैटर्न चेंज हो जाता है। बट ये सब ओवरऑल मैंने आपको इतना क्यों समझाया, सब ये बताने के लिए कि इंक्रीज इन द ग्लेशियर लेक साइज ये क्यों होता है, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। मेल्टिंग ऑफ आइस ही एक मेन रीजन है, बाकी ये सारे फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसका कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर मिलेगा कहीं तो फिर बाकी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज आर कॉमन टू, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। बट आप डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये क्वेश्चन शायद आपको आंसर पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज आर कॉमन ब्रू-रियांग एग्रीमेंट में और NLFT-ST एग्रीमेंट एंड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद त्रिपुरा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा त्रिपुरा। ब्रू-रियांग एग्रीमेंट क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट था, दैट मीन्स 4 पार्टीज थी इस एग्रीमेंट में। एक थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक थी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की गवर्नमेंट, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, और कौन था? और थे ब्रू-रियांग के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये था ब्रू-रियांग एग्रीमेंट। दूसरा क्या था? NLFT-ST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। हाँ, NLFT था। त्रिपुरा के लोग थे ये, मतलब त्रिपुरा, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इनके बीच साइन हुआ था ये एग्रीमेंट। और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था ये त्रिपुरा वाला, जो साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक क्या था? इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। इंडिजीनियस, ये त्रिपुरा का जो है ना, यहाँ पे IPRA जो है इसका फुल फॉर्म है इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और एक थी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। वेट, त्रिपुरा इसलिए बोला था ट्राइपार्टाइट, क्योंकि 3 पार्टीज थे इस एग्रीमेंट के। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा था कि कौन सा स्टेट कॉमन था इन तीनों एग्रीमेंट में, तो आप देख सकते हो त्रिपुरा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये क्वेश्चन भी इंडियन ज्योग्राफी का नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी का है, बट यहाँ पे ऐड हो गया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से बताओ। सिंगापुर functions both as port of call and an entry port. Karwar in India is an example of naval port and Dover in England is an example of output. इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सिंगापुर का पोर्ट ऑफ कॉल वाला भी करेक्ट है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? वेट, अच्छा सेकंड ऑप्शन देखो तब तक, सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। कारवार इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट, दैट्स ट्रू। INS कदम्बा का बेस है ये, INS कदम्बा का बेस है। आई होप स्पेलिंग करेक्ट है। और हाँ, तो मैं क्या कहती है, INS कदम्बा का ये बेस है और ये डिफेंस से रिलेटेड है। ये पोर्ट जो है ये नेवल पोर्ट, नेवी डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा है रादर देन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन चीज से। एंड सिंगापुर का जो पोर्ट ऑफ कॉल का फंक्शन था, हाँ, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? ये इंटरमीडिएट स्टॉप की तरह होता है शिप्स के लिए। जब शिप्स लंबी जर्नी पर होती है ना, तो ये इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं जहाँ पर शिप्स रुकती हैं रिफ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और अगर इन्हें कोई सप्लाईज वगैरह लेनी हो तो फॉर दैट पर्पज। मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो, रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर शिप्स रुकती हैं। इंटरमीडिएट स्टॉप्स है मेन जर्नी में, ये इंटरमीडिएट स्टॉप्स के तौर पर ये पोर्ट ऑफ कॉल होता है। और ये जो सेकेंड टाइप ऑफ पोर्ट मेंशन है यहाँ पे, मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम यहाँ पे होता है। मेनली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो पोर्ट सिटीज होती है, तो ये उसके बारे में कह रहा है। तो सिंगापुर का पोर्ट दोनों फंक्शन करता है, ये इंटरमीडिएट स्टॉप का भी काम करता है और ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो भी करता है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में भी क्या बोला है, करवार इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट, हाँ जी ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपोर्ट, नहीं ये आउटपोर्ट का एग्जांपल नहीं है, इट्स अ फेरी पोर्ट। आउटपुट किसी बड़े पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए होता है ना, कंजेशन को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपसे पूछा गया था, करेक्ट पूछा था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट सीरीज 120-24 के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत कम ही क्वेश्चंस है इसके, बट अब जो भी क्वेश्चंस हैं सीरीज 120-24 के 2023 वगैरह के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज